बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ऑटम 23 में ये क्वेश्चन आया था, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नोट बनाना है इंटेंजिबल एसेट का एंड करेक्शन ऑफ एरर का। और करेक्शन ऑफ एरर आने का मतलब ये है कि FR1 की जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक लेवल पे आपके सिलेबस में R2 में शामिल है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ हेडेरो लिमिटेड HL ऑन यकम मई 22 HL अक्वाइर्ड। नोट कब का बनाना है? 31/12/22 का। ऑन यकम मई 22 HL अक्वाइर्ड एन 8-year license at a cost of 174. HL plan to use the license for 6 years. Licenses are traded in an active market. As on 31/12/22, the fair value of the new license valid for 8 years is 192 million. हम तो 6 साल के हैं, लेकिन उसने फेयर वैल्यू दी है किसी लाइसेंस की जिसकी लाइफ जो है वो 8 साल हो। वाइल ओल्डर लाइसेंसेस सेल एट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैल्यू लेस 2 million फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज़ ऑलरेडी बीन यूज। तो हम यकम मई से लाए हैं, 5 साल लाइफ 6 साल लाइफ है, तो इसका मतलब हमने 8 महीने इस्तेमाल किया। तो अगर हम अपनी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो हम अपने एसेट की हर साल हर महीने 2 मिलियन की अगर वैल्यू कम कर दें तो हम अपने एसेट की भी फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं। और अपने एसेट की फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा। फेयर वैल्यू मीन रीवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि आईपी में फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो इंटेंजिबल एसेट है तो यहाँ फेयर वैल्यू का मतलब रीवैल्यूएशन मॉडल। ऊपर चली गई है बात किसकी? सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। तो सबसे पहले लाइसेंस पे बात कर लेते हैं। आए जी, फॉर्मेट बनाएं जल्दी से, इंटेंजिबल एसेट के नोट का फॉर्मेट बना लें जल्दी से, बनाएं भाई, जल्दी से बनाएं, शाबाश। जी भाई आ जाओ। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू पहले ऊपर लिख लें, HL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इंटेंजिबल एसेट है तो 38 लिख लीजिए, 38 इंटेंजिबल एसेट। ओपनिंग बैलेंस लाइसेंस का कोई नहीं है, छोड़ दीजिए, नील है। बिजनेस कम्बिनेशन में तो नहीं आया, ये तो सेपरेटली एक्वायर्ड किया है। कितने का? 174 का इंटरनली जनरेट नहीं किया। यहाँ तक कहानी हो गई। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन ज़ीरो है, ओपनिंग बैलेंस इसका ज़ीरो है। फॉर द ईयर के लिए चलते हैं 1 by 1। सबसे पहले वो कह रहा है कि 2 मिलियन हर महीने वैल्यू डाउन होगी। वैसे इसकी लाइफ 8 साल है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं। ही प्लान्स टू यूज़ द लाइसेंस फॉर 6 years। और इस जैसे आइटम की फेयर वैल्यू जो है वो 31/12/22 को 192 है। ओल्डर लाइसेंस जैसे हमारे पास हैं वो सेल होते हैं, यानी बिकेंगे एट अ फेयर वैल्यू, यानी रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। न्यू लाइसेंस वाली लेस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। अब 8 साल वैसे लाइफ है, प्लान्स टू यूज़, लेकिन हमने यूज़ करने का प्लान किया है 6 साल। लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 years इज 192 million। अब आई कैप का एग्जामिनर कहता है कि आम एसेट की वैल्यू जो है वो 2 मिलियन पर मंथ गिर रही है। अब आपने क्योंकि 2 साल इसे इस्तेमाल नहीं करना, 2 साल पहले इसे सेल करना है, 2 साल पहले इसे सेल करना है, तो हर महीने 2 मिलियन की वैल्यू डाउन होगी। तो अगर आप 24 महीने पहले इसे सेल करेंगे तो आपको 24 × 2 48 मिलियन इससे मिल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है,
8 साल जो एसेट की लाइफ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्या मामला होगा, लेकिन एक्टिव मार्केट है और 8 साल के बजाय आप इसको 6 साल के लिए कर लें। ये देखें 8 साल का लाइसेंस है, आपके बाद कोई और उसे यूज़ करेगा, आप 6 साल यूज़ करना चाहते हैं तो 2 साल कोई और यूज़ करेगा, तो इसका मतलब जब आप उसे देंगे तो कुछ ना कुछ वर्थ बाकी होगी। उस रेजिडुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूं? 2 मिलियन ज़रब 24 मंथ जो मैंने इस्तेमाल नहीं करना, तो 48 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगी। आए रेजिडुअल वैल्यू बनाते हैं लाइसेंस की। टोटल लाइफ कितनी है लाइसेंस की? टोटल लाइफ 8 ईयर्स। यूजफुल लाइफ यानी आप यूज कर रहे हैं इसे 6 ईयर्स। नॉट यूज्ड, नॉट टू बी यूज्ड कह दीजिए, वो है 2 ईयर्स। वैल्यू पर मंथ कितनी है? वैल्यू पर मंथ 2 मिलियन की वैल्यू 1 महीने के इस्तेमाल से गिरती है, तो वैल्यू पर मंथ 2 मिलियन। टोटल वैल्यू 2 साल है, 12 महीने हैं, 2 मिलियन से गिरती है, टोटल रेजिडुअल वैल्यू बनी 48। टोटल रेजिडुअल वैल्यू बनी 48। अब अमोर्टाइजेशन करनी है लाइसेंस की, तो 174 का आपने ख़रीदा है, 48 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ आप इसे 6 पे रख रहे हैं। आपने 1 मई को ख़रीदा तो 8/12, 8/12 आंसर दीजिए। 14 इसकी अमोर्टाइजेशन आ गई। कितनी आ गई अमोर्टाइजेशन? 14 की। अब आ जाए अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर में 14। आप इसको यहाँ पर रख लिया। अब मेरे दोस्तों वो फेयर वैल्यू गिरा रहा है, और कितनी गिरा रहा है? 2 महीने की फेयर वैल्यू यानी उसकी वैल्यू गिरा रहा है। ये अब एक चांस लग रहा है कि क्या कि ये कहीं अमोर्टाइज तो नहीं हो, सॉरी इम्पेयरमेंट तो नहीं हो गई। अगर इम्पेयरमेंट हो गई तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी इम्पेयरमेंट से पहले रीवैल्यूएशन होगी, क्योंकि लाइसेंस की वो कह रहा है कि रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी है? नए की 192 है, लेकिन ये 8 महीने इस्तेमाल का हो चुका, तो 8 ज़रब 2 के हिसाब से गिर रहा है। तो कितना गिरा? 16 गिरा। 192 माइनस 16 176 पे ये जा रहा है। अब ज़रा इसको बना के देखते हैं कि कहीं रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं आ रहा। डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस, नहीं पहले है लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस के बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर क्या है? पीएनएल। आपने बाई किया 1/8/23 को, ये इसकी कॉस्ट थी 174। 31/12/23 को आपने इसे डेप्रिशिएट किया, 174 माइनस 48 ओवर 6 इंटू 8/12। 14 से वैल्यू गिर गई, ये 160 पे गया, ये इसकी WDV है। 31/12/23 इनडायरेक्टली इसने फेयर वैल्यू दी, जिसका मतलब इसने इसकी रीवैल्यूड अमाउंट दी है। रिकवरेबल अमाउंट होती तो इम्पेयरमेंट लॉस की तरफ चला जाता। रीवैल्यूड अमाउंट, अब इसकी रीवैल्यूड अमाउंट के लिए हमें कंपैरेटिव मैयर करनी पड़ेगी। कंपैरेटिव मैयर के लिए 8 साल पुराना 192 पे है। 8 साल जिसकी लाइफ है उसकी फेयर वैल्यू 192 है, लेकिन ये 8 साल की लाइफ का तो नहीं है, तो 6 साल की लाइफ का है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी कम होगी? 8 महीने वाले एसेट्स के हिसाब से कम होगी। तो 2 ज़रब 8 कितना बना? 16। ये देखिए क्या कह रहा है, द फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर्स इज 192। 31/12/13 को, 31/12/22 को है जी, 31/12/22 को, सॉरी 23 कह रहा हूँ। 31/12/22 को फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर इज 192। हम भी 8 ईयर्स वाले लाइसेंस वाले ही हैं। वो कहता है उसकी 192 होगी। इसका मतलब मेरी 8 महीने
पुराना एसेट है तो मेरी 2 मिलियन के हिसाब से कम हो जाएगी। 2 ज़रब 8 16, 2 ज़रब 8 16, तो 192 में से 16 माइनस किए तो ये कितना बचा? 192 में से 16 गए, देखना यार 192 में से 16 गए 176, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आई? 176। 176 आई तो कितनी ऊपर चली गई? 16 ऊपर चली गई है। कच्ची खुशी है, इधर लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दें? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब जब रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये 14 की अमोर्टाइजेशन जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से ब्रैकेट लग जाएगी, इधर भी ट्रांसफ़र होगी, 14 पे चला जाएगा। डिस्पोजल नहीं है, खुशी है, वो 16 की है, इसे आप कर दीजिए। 160 पे गया, 16 पे जाके 176 पे चला गया। ईयर एंड रीवैल्यूएशन है तो अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ज़ीरो हुई, इम्पेयरमेंट नहीं है क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट की जिक्र नहीं आ रहा, ये 0 0 हो गया। 176 में से दोनों माइनस हुए तो कैरिंग वैल्यू कितनी आई? 176। अब अगर मेजरमेंट बेसिस करनी है तो 38.1 कर लें मेजरमेंट बेसिस, फिर डेप्रिसिएशन मेथड, फिर यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन रेट है, मेजरमेंट बेसिस आपकी रीवैल्यूएशन मॉडल है, डेप्रिसिएशन मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है, रेट आपका रेट नहीं है, लाइफ है, और आप 6 ईयर्स पर इसको लेकर चलना चाह रहे हैं। लो बेटा, लाइसेंस तो हो गया पूरा। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। क्या कह रहा है? 1 जुलाई 22 को आधा साल गुजरने के बाद HL acquired ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410। HL also incurred a cost of 20 million for consulting charges to select and evaluate। एवेल्यूएशन जो भी खर्चा होता है ये प्री एक्विजिशन होता है और ये कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इन अलाइनमेंट विद HL नीड्स, ये एसेट्स के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। हम क्या बाय करें, इस पे कंसल्टेंट की सर्विस ली है, हमने जो बाय किया है उसकी इंस्टॉलेशन पर सर्विस नहीं ली, तो ये जो आपका 20 मिलियन है ये एक्सपेंस आउट होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। HL एक्सपेक्ट दैट इनडेफिनिट लाइफ कैन बी अचीव्ड इफ HL इनकर फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स टू एनहांस इट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू दिस सॉफ्टवेयर। Without such expenditure, the software is projected to become technologically obsolete in 5 years' time. After the acquisition of the new software, the existing software would henceforth serve limited purposes. Limited purposes का मतलब इसका impairment का indication है। नया एसेट आया तो पुराने का यूज़ कम हुआ, रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो impairment का indication है। कहीं नहीं बताया कि हम जो हैं वो फर्दर एक्सपेंडिचर करेंगे तो लाइफ कितनी लेके चलेंगे? 5 साल। ये पहला जो इंटेंजिबल एसेट का टेस्ट था उसमें भी मैंने पॉइंट रेज किया था कि अगर एक्सटेंडेबल का चांस हो और क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब एक्सटेंड नहीं कर रहे। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाज अक्वायर्ड फॉर 240 मिलियन एज ऑन 31/12/21। 126 मिलियन हैड बीन अमोर्टाइज, 240 का खरीदा था एज ऑन 31/12/21, यानी 1/1/22 को 126 मिलियन जो है वो अमोर्टाइज हो चुके। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस सॉफ्टवेयर का जो है वो 240 का है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 126 का है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, और ये डेप्रिसिएशन हमने 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट की हुई है, तो 240 को 10 से डिवाइड करें तो 24 बनता है एक साल की डेप्रिसिएशन। 126 आ चुकी है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कुछ ऐसे आया होगा, 240 डिवाइडेड बाय 10 126, ये 24 है। 126 को 24 से डिवाइड करें तो 3 आता है, तो 3 साल इसे क्या हो गए हुए, अमोर्टाइजेशन करते हुए हो गए हुए। आगे क्या कह रहा है, ऑन 31/12/22 HL हैज़ एस्टिमेटेड द वैल्यू इन यूज़
वैल्यू इन यूज जो है वो इम्पेयरमेंट की तरफ लेके जाती है। ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी 58 मिलियन, दिस वैल्यूएशन हैज़ बीन कंप्यूटेड यूजिंग कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years। अब ज़रा ध्यान से देखें, जिस दिन खड़े होकर आप वैल्यू इन यूज़ कर रहे हैं वो 31/12/22 है, उस वक्त लाइफ 2 साल बाकी है। तो मैंने तो कहा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कौन सी लाइफ लेते हैं, जो साल के पहले दिन हो। तो अगर अभी 2 साल है तो साल के पहले दिन 1 साल और पीछे लेके जाएं तो कितनी बनी, 3 साल बनी। रिमेनिंग लाइफ कितनी बनी, 3 साल। इसका मतलब जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी। वैल्यू इन यूज़ आप 31/12/22 को कर रहे हैं, उस वक्त 2 साल ले रहे हैं, तो 1/1/22 को आप कितने लेंगे, 1 साल और ऐड कर दें तो 3 साल। तो इसका मतलब है कि 10 साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी, इस साल की डेप्रिसिएशन 3 साल पे कैलकुलेट होगी, और इस साल के एंड पे वैल्यू इन यूज़ जो है उसके लिए 2 साल की कैलकुलेशन करेंगे। अब आप ज़रा क्वेश्चन पे आ जाए। जब आपने लाइफ को चेंज कर दिया तो इसका मतलब है रिमेनिंग लाइफ पर आप कैलकुलेशन करेंगे, और रिमेनिंग लाइफ पर जो कैलकुलेशन होती है वो WDV पर होती है। अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, बड़ा ट्रिकी पॉइंट ये इसने रिमेनिंग लाइफ का दिया है, रिवाइज यूजफुल लाइफ का। अब आप बताएं 240 आपके पास क्या थी कॉस्ट, 126 आपके पास क्या थी अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये बनी आपकी ओपनिंग WDV। डिवाइड करेंगे इसे ओपनिंग रिमेनिंग लाइफ से। ओपनिंग रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल। मैंने अभी आपको पढ़ के क्वेश्चन सुना दिया। ये कितनी बनी, 38। ये क्या है, आपका पुराने जो लाइसेंसेस हैं, पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं। नया सॉफ्टवेयर आपने ख़रीदा है जी, 410 का ख़रीदा है, और वो 20 कंसल्टेंट चार्जेस जो है, कंसल्टिंग चार्जेस, वो एक्सपेंस आउट करेंगे, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन लूँ तो 410 है, रिमेनिंग लाइफ उसकी 5 है। देखें कोई रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। एक साथ 22 को मैंने इसे लिया है, तो 6/12 कर दें, आंसर बनाएं, 41 आ गया। डिस्पोजल कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल नहीं है, वो नील कर दें। टोटल कितना हो गया, 79। अब आ जाए भाई, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर हो गई 79। बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं किया, सेपरेटली एक्वायर्ड किया आपने 410 का, रीवैल्यूएशन कोई नहीं है, ठीक है। अब आप कहाँ जा रहे हैं, इसकी इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं। इम्पेयरमेंट के लिए आपको इसको इसकी WDV पे लेके जाना पड़ेगा, इसको इसकी WDV पे लेके जाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। और अगर आप इसको इसकी WDV पे लेकर जाएंगे तो आपको इसकी अमोर्टाइजेशन न्यूलीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि WDV पे जाके ही आपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। अब आपके पास कितनी पड़ी हुई है इसकी अमोर्टाइजेशन, 79 और 126, दोनों को टोटल कर दें 205। तो फिर ये हो जाएगा ट्रांसफ़र 205 से, डिस्पोजल नहीं है 0, ये 0 आ गया। ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर भी 205 से रिवर्स करेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट के लिए WDV को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना होता है। 205 आपने यहाँ से भी ख़त्म कर दिया। जब 205 ख़त्म किया तो 650 आपके पास ये था, 650 में से 205 गए, 445, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका, 445 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ओपनिंग अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए आए कैलकुलेशन करते हैं, क्या लिखा करते थे, WDV लेस इम्पेयरमेंट लॉस, आगे क्या कर दें, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। और अगर आपने इसको यहां से ट्रांसफर नहीं करना तो वो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप इसको 650 ही रहने दीजिए। इसे 650 रहने देंगे तो इसे 205 रहने दीजिए,
क्योंकि एसेट अभी सेल नहीं हो रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, WDV से कैलकुलेशन करें, फिर जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो एसेट की कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। WDV के लिए क्या कर लें, 650 में से 205 माइनस कर दें, क्या बना 445। अब वैल्यू इन यूज देखें कितनी है, वैल्यू इन यूज, सॉफ्टवेयर की वैल्यू इन यूज देखें भाई, ये सारे इंपेयरमेंट, सारे एसेट की इंपेयरमेंट नहीं हो रही, सिर्फ किसकी इंपेयरमेंट हो रही है, पुराने की। किसकी हो रही है, पुराने की। तो सिर्फ पुराने का डाटा लीजिए, 240 उसकी कॉस्ट थी, वो ले लीजिए, मैं सारे एसेट का समझाऊं। उसकी ओपनिंग अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 126 है और पुराने पे हमने 38 लगाया, माइनस करें 240 माइनस 126 माइनस 38 माइनस कर दें 76 आ गया। आए जी 76, रिकवरेबल अमाउंट पे आई कितनी है, ये है भाई 58। HL एस्टीमेट वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना हो, तो वही रिकवरेबल अमाउंट होती है 58। नीचे गिर गया, कितना गिरा चेक करें, कितना गिरा, 18 से गिर गया, तो 18 इसका क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया। इंपेयरमेंट लॉस 18 रख दीजिए, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, ये 18 कर दीजिए। अब 650 में से 205, 445, 445 में से 18 गए, आई थिंक 427। अबू बकर चेक करना, 427 आई थिंक सो बाकी बचा। लाइसेंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 मिलियन incurred on product development has been recorded as intangible asset without considering the following pertinent facts. The product development was commenced on 1/8/21 up till the launch date of 1/10/22 यानी 30/9/22 the following directly attributable cost were incurred. स्टाफ सैलरी है, इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल्स है, कंसल्टेंट फ़ी है। स्टाफ सैलरी तो सही है, इक्विपमेंट की कॉस्ट तो नहीं आनी चाहिए, उसकी तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज होनी चाहिए। नए एसेट को बनाने में पुराना एसेट लगे तो जितनी उसकी डेप्रिसिएशन होती है वो नए एसेट की कॉस्ट में आती है। इसे देखते हैं कब ख़रीदा था, फिर उतने महीनों की डेप्रिसिएशन। कंज्यूमेबल ठीक है आएंगे, कंसल्टेंट फ़ी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन से क्राइटेरिया मीट हो उस दिन से कैपिटलाइज होना चाहिए। वो कहते हैं कि सारा 1 अगस्त से लेके 30/9/22 तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज कर दिए। द फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स वाज मेट ऑन 1/2/22। तो 1/2/22 से आगे कैपिटलाइज होना चाहिए, आपने 1/8/21 से ही कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया 1/2/22 से 30/9/22 तक 8 महीने बनेंगे, काउंट करके देख लीजिए। इसका मतलब 1 अगस्त से लेके 31 जनवरी तक 22 तक जो पैसे हैं वो एक्सपेंस आउट होने चाहिए, और एक्सपेंस आउट की नोट में कोई जगह नहीं। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट द इक्विपमेंट। कहता है इक्विपमेंट जो है वो स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ख़रीदा गया और 1/9/21 को ख़रीदा है, 1/9/21 को। क्राइटेरिया मीट हुआ 1/2/22 को, तो वहाँ से अमोर्टाइजेशन जो है वो हमें चार्ज करनी पड़ेगी नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो आपने लाइफ निकाली है वो 8 साल निकाली है। आए सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहली आइटम क्या है, स्टाफ सैलरी कितनी है अबू बकर, स्टाफ सैलरी। थैंक यू यार अबू बकर, आपने इतनी कीमती टाइम में से इस वक्त मसरूफियत में से वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह। कितना है 150। इक्विपमेंट से नीचे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमेबल्स 160। इसके बाद
कंसल्टेंट फी 3 जमा कर दे 630। अब ये जो 630 है ये बेटा 1/8/21 से 30/9/22 तक है। देखना कितने महीने बने, 5/9/14 भाई 14 बने। और क्राइटेरिया मीट हुआ 1/2/22 से, यहां से लेके 30/9/22 कितने बने 8, ये 8 बने। तो फिर जो कैपिटलाइज होना है, कैपिटलाइज जो है वो होना चाहिए 630 डिवाइडेड बाय 14 ज़रब 8 कितना बना 360। इसमें ऐड करेंगे अमोर्टाइजेशन कितने की, इक्विपमेंट की कॉस्ट बताइएगा, नीचे इधर आके लाइव देखिएगा कितनी है उसकी, 8 ईयर्स। और क्राइटेरिया है 8/12, देखना कितना बना, इक्विपमेंट की लाइफ 8 साल नहीं है भाई, इक्विपमेंट की लाइफ जा गए, एक वो तो डेवलपमेंट की लाइफ 8 साल है, इक्विपमेंट की लाइफ कहाँ है, ये है 5 साल। 5 से डिवाइड कर 56 जमा कर देगा। लो भाई नए एसेट की कॉस्ट है 416, कितनी है 416। आ जाए जी, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नील है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं है, सेपरेटली है 416 है, ट्रांसफर नहीं है, रीवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है 416 है, ओपनिंग अमोर्टाइजेशन नहीं है, इधर ही कर देता हूँ 416, लाइफ है 8, अवेलेबल फॉर यूज़ कब हुआ 1/10 जाग रहा है 1/10/22 3/12, देखना कितना बना 416 ओवर 8 ज़रब 3/12 जी 13। अमोर्टाइजेशन आ गई 13 की, इधर कर दो उधर ना करो ओपनिंग में, बच्चा कंफ्यूज ना हो, यहीं कर देता हूँ 13 है। कैसे आया 400 कितना था ओवर 8 इंटू 3/12, ये नहीं है ये नहीं है 13 0 0 0 0 0, 416 में से 13 गए 403। लो भाई मेजरमेंट बेसिस सॉफ्टवेयर पे रीवैल्यूएशन की है नहीं, लाइसेंस पे किया, सॉफ्टवेयर पे नहीं किया, तो कॉस्ट मॉडल वो रीवैल्यूएशन पे आ चुका है। सॉफ्टवेयर कितने पर डेप्रिशिएट कर रहा हूँ 3 साल है, नया 5 साल है, नया 5 साल है, मेथड स्ट्रेट लाइन है। अच्छा पुराना भी मौजूद है, अब पुराने को जरा देख लें, पुराने को देख लें कि उसकी कहानी क्या है। आपने पुराना एक 126 है और 24 डेप्रिसिएशन थी, जरा देखिएगा 126 डिवाइडेड बाय 24 5.25। देखो भाई 126 डिवाइडेड बाय 24 एक दिन की, एक ये कितने साल की हुई ये जरा देखिए, 126 डिवाइडेड बाय 24 5 भाई ये 5.25 ईयर्स की डेप्रिसिएशन थी 126 थी और इधर पर ईयर 24 बनती है, 126 डिवाइडेड बाय 24 5.25, और मैंने अभी कितने साल के लिए किया इसे 3 साल के लिए, तो इसका मतलब कितनी लाइफ थी 8.25, कितनी
8.25 पर चला ही है। कहाँ गया यहाँ पे 8.25। पहले 10 साल 30 का मतलब डेफिनेटली एस्टीमेट रिवाइज हुआ, जब भी तो हमने 3 साल पे किया है, क्योंकि एक एक वाइज को इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल बनती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लाइफ कितनी लिया है, स्ट्रेट लाइन लिया और 8 ईयर्स लिया। टोटल का कॉलम आप बना लीजिएगा। सब नोट होते तो यहाँ बना देता, 38.2 बना देता। ठीक है, लास्ट रिवैल्यूएशन हुई है एक्टिव मार्केट से, को ये लिख देना है, द लास्ट revaluation has been taken from एक्टिव मार्केट, क्योंकि इंटेंजिबल में अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो रीवैल्यूअर की अमाउंट जो है वो हम रिलायबल नहीं समझते। 38.3 बनाना हो तो बना दीजिए, हैड द रीवैल्यूएशन never took place the carrying amount would have been as follows: cost less accumulated amortization, ये बनती कैरिंग अमाउंट। अब ज़रा देख लें कॉस्ट कितनी है, 174, 174 हमने डेप्रिशिएट किया 14, तो कैरिंग अमाउंट होती है 160 अगर रीवैल्यू ना होता, क्योंकि रीवैल्यू हुआ है तो 176 पे चला गया। कितने पे चला गया है, 176 पे, ये देखें 176 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 38.4 मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, वही जो IAS 16 में बनाया करते थे। ओपनिंग बैलेंस अरोज ड्यूरिंग द ईयर है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स है, क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग नहीं था, अरोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 16, ट्रांसफर नहीं हुआ तो 16 आ गया। अब ज़रा देख लें कुरेक्शन ऑफ एरर नोट भी बनाना है, टोटल का कॉलम फिल कर लीजिएगा। चलें करवा दें फिल, अब बकर करवा दें। 240 है, नील है, तीनों को जमा कर दें। यार ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने इंटरनली किया है, इसे यहाँ ना लिखें, यहाँ नहीं, ये इंटरनली जनरेट है। 140 कितने पे किया है, 416 पे, सेपरेटली नहीं है ये। 410 जमा 174 कर दें, 584, इंटरनली जनरेटेड 416, ट्रांसफ़र 14 का है, रिवैल्यूएशन 16 की है, डिस्पोजल 0 का है। 1210, ये 126 है, 79 जमा 13 जमा 14, दोबारा देख लें, 106, 205 माइनस 14, एक मिनट ठहरो, सॉफ्टवेयर को इम्पेयर कर रहा था ना, तो यहाँ से ख़त्म कर देना, मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, ये ख़त्म कर दो, मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, मैंने कहा इसको ऐसे ही चलाओ जी। 14 आ गया क्योंकि रीवैल्यूएशन पे ट्रांसफ़र हुआ है, ये 0 है, डिस्पोजल 218 है, 0 18 0 0 18, 1210 माइनस 218 माइनस 18, इन तीनों को ज़रा जमा कर दो, 1 2 3, मिस्टेक है, कहाँ गलती की है,
बेटा ये देखो ये गलती हो रही है, ये 16 जमा का है तो इधर ब्रैकेट ना लगाओ। अब कितना बना 1242 माइनस करें 42 माइनस करें 1006। ओके हो गया। अब करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाएं भाई। करेक्शन ऑफ एरर नोट किधर है? इधर है। आओ भाई, HL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22। correction of error note amount in million rounded to nearest million during the year it was discovered। बिल्कुल FR1 की तरह correction of error note बना रहा हूँ। that the amount capitalized in the intangible asset product development was incorrect in 2021। the error has been corrected in 2022। error 22 की नहीं है, बात घर की नहीं है, 21 की error है। 21 की error है तो 21 भी शो करूँगा और 22 भी शो करूँगा। the effect of above correction has on relevant line items are as follow। items affecting statement of comprehensive income। अब बेटा 630 ऐसा है फिगर जो 14 महीनों पर इनकर हुआ। ये 630 ये 14 महीनों पे है, डिवाइडेड बाय 14 किया तो एक महीने का आया, ज़रब 6 किया तो 270 एक्सपेंस में जाना था। 2021 में 1 अगस्त से 31/12 तक 5 महीने बनते हैं तो 270 का 5/6 इनकम स्टेटमेंट में गया। 1/6 2022 में गया क्योंकि क्राइटेरिया मीट हुआ 1/2/22 को। जनवरी वाला खर्चा एक्सपेंस आउट होना है और वो 1/6 है। तो इंक्रीज इन R&D क्या हुआ? 2021 में 225, 2022 में 45। इस एसेट को हमने इसके लिए बाय किया 1/9/21 को। तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जानी चाहिए थी, नहीं गई। करेक्शन की वजह से इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 4 महीने। 420/5 ज़रब 4/12 कितना हो गया? 28। 420/5 1/12 कितना हो गया? 7। अब ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। प्रॉफिट में इतना डिक्रीज होगा, 2022 में प्रॉफिट में इतना डिक्रीज होगा क्योंकि प्रायर ईयर एरर है तो 22 भी शो करेंगे क्योंकि बात घर में नहीं है। 21 की आगे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर रहे हैं। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2021 में आपने इसे इंटेंजिबल समझने, CWIP समझने, उसमें पुट किया हुआ था कितना? 225 को, और 420 जो इक्विपमेंट खरीदा उसे भी कैपिटलाइज किया हुआ था। इसकी वजह से इंटेंजिबल 645 से कम हो जाएगा। PPE में आपने नहीं लिया, आपने तो उठाया और इक्विपमेंट को इंटेंजिबल का पार्ट बना दिया, तो वो 420 पहले साल 28 की डेप्रिसिएशन के बाद 392 PPE में आएगा। अगले साल 7 और डेप्रिशिएट होगा तो 2022 के जो PPE हैं उनमें 385 आएगा। 2022 के जो इंटेंजिबल हैं उनमें डिक्रीज कितनी आएगी? 645 तो वो आएगी जो पिछले साल है, और 45 वो आएगी जो आपने 2022 के एक्सपेंस को एसेट का पार्ट बनाया हुआ, तो कितना हो गया? 690। ये है आपका करेक्शन ऑफ एरर नोट। ध्यान से कॉपी कर लीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।